अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एक पल जिंदगी नहीं बदल सकता है, एक पल जिंदगी नहीं बदल सकता है, पर एक पल का फैसला जिंदगी बदल सकता है। One moment cannot change your life, but the decision taken during one moment has the power to change your life. ठीक है बेटा? So the decisions which you are going to take today, which you are going to take during this period of your life, they will decide the future course of your लाइफ ना। आप किस किस्म की लाइफ गुजारेंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट विल डिटरमाइन कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस आर यू टेकिंग एवरी डे। ठीक है हमारे स्टूडेंट्स, इसलिए मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस करंट जो आपके पास टाइम अवेलेबल है, जो इतना प्लेंटी ऑफ टाइम है, इसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करो सो दैट यू आर बेटरिंग योर फ्यूचर, बेटरिंग योर लाइफ। सो इफ नॉट टुडे सो व्हेन नाउ। अगर आप आज काम नहीं करेंगे तो फिर कब? ठीक है बेटा? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपके सिलेबस में दिया गया है जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द जीनोम, जीनोम का माने हो गया सिंपली, genome means genetic composition, no? So we can say genetic makeup of an individual. यानी एक इंडिविजुअल जेनेटिकली किसका बना होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज जीनोम। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि एक ह्यूमंस में 206 बोन्स होते हैं, सो दैट इज द स्केलेटल सिस्टम। सो व्हेन आई से द जीनोम इट मींस द जेनेटिक मेकअप। एक्चुअली होता क्या है, सो व्हेन आई से द जीनोम मींस द सम ऑफ, अगर टेक्निकल डेफिनेशन बोलते हैं, द सम ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड, द सम ऑफ ऑल, ऐसे बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जितना भी इंसान के अंदर डीएनए होता है ना, उनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उस सब को जब हम मिला के देखेंगे ना, सो द सम ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन ह्यूमन डीएनए इज नोन एज जीनोम। और इन सिंपल वेज एक ह्यूमन में कितना जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है बेटा? नाउ कमिंग टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्ट, अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल हम देखेंगे। दिस वाज स्टार्टेड इन 1990 में स्टार्ट किया गया एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 13-year प्रोग्राम। यानी ये माना गया था कि इट विल बी कंप्लीटेड इन 13 years। सो 1990 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी 2003 इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। ठीक है बेटा? उसके बाद instead of 2003 it was completed in 2006, so the actual date of completion was 2006। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस इज दैट इट वाज स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इट वाज स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। दो इंपॉर्टेंट एजेंसीज थी, वन वाज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड सेकंड वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में दिस वी कैन से दिस प्रोजेक्ट दिस रिसीव्ड फंड्स इंटरनेशनली, बाकी कंट्री से भी इसको फंड मिला, जैसे एशिया के यहां से चाइना से मिला था फंड, जापान से मिला था, इसी तरीके से यूरोप से मिला था, फ्रांस से मिला था, जर्मनी से भी इनको बाद में फंडिंग मिली थी। ठीक है बेटा? सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल थिंग्स। नाउ ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना, दिस वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। इसको बोला गया था बेटा मेगा प्रोजेक्ट। मेगा का माने हो गया बहुत बड़ा। ठीक है बेटा? क्यों कहा गया था इसको मेगा प्रोजेक्ट? So there are some of the reasons by which that's why it was called as we can say mega project. One of the reason was it was estimated that ये माना गया था कि ह्यूमन का जो जीनोम है ना, it is having 3 into 10⁹ बेस पेयर्स। इस बेस पेयर का माने क्या हो गया समझो बेटा? सिंपल, अगर मैं रफ सा डीएनए का सीक्वेंस डालता हूं यहाँ पे,
समझो दिस इज ए टी ए सी टी ए, यहां से टी ए टी जी ए एन टी, सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम बेटा बोलते हैं बेस पेयर। तो इनको हम बेस पे, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं, यानी अरेंजमेंट कैसे होता है यहाँ पे बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस का, चाहे आप एडेनिन एडेनिन थाइमिन, एडेनिन साइटोसिन थाइमिन, सो व्हाट इज द अरेंजमेंट इज नोन एज सीक्वेंस। तो यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो ह्यूमन का टोटल जीनोम जो है, टोटल जो डीएनए अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी अराउंड, इसकी जो लेंथ होगी दैट इज 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर, सो दिस इज वन बेस पेयर। इसी तरीके से उन्होंने कहा था 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स will be the total। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर we have 46 क्रोमोसोम, उनके अंदर डीएनए होता है ना, अगर हम सब सारे उनको देखेंगे ना, so it was seen like it will be around 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट एस्टिमेशन किया गया था कि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए कॉस्ट विल बी $3, यानी अगर एक बेस पेयर को हमें ए टी को देखना है, इसको सीक्वेंस देखना है, यहाँ पे ए टी है या कुछ है, सो एक सीक्वेंस को देखने के लिए इट वाज एस्टिमेटेड फॉर एवरी बेस पेयर दैट कॉस्ट विल बी $3, सो टोटल कॉस्ट विल बी टोटल, उन्होंने एस्टिमेट किया था जो कि 3 into 10 raised to power 9 है, सो इट विल बी अराउंड 3 into 3 10 raised to power 9, सो इट केम अराउंड $9 बिलियन, बिलियन होता है अरब, सो $9 अरब उन्होंने कहा था इट विल बी दी कॉस्ट। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा क्या था कि ड्यूरिंग 1990 कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप नहीं हुए थे जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन यहां से मिलती, जो काफी ह्यूज होती, जिसको हम स्टोर कर सकते थे। बुक्स में स्टोर करना इट विल बी इम्पॉसिबल। आपकी टेक्स्ट में दिया गया है कि जितनी इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट करेंगे ना, अगर हम we can say एक बुक लिखेंगे जिसमें 1000 पेजेस होंगे, हर पेज में 1000 लेटर्स को लिखेंगे ना, वैसी आपकी 3300 बुक्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप ये इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्ट बट जस्ट टू मेक यू श्योर कि व्हाई इट वाज सो मैसिव प्रोजेक्ट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, बुक्स में स्टोर इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते हैं, वी कैन डेवलप सर्टेन सॉफ्टवेयर्स जहां पे हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं, और उसके बाद व्हेनेवर वी नीड दैट वी कैन रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम साइमल्टेनियसली, यहां से ह्यूमन प्रोजेक्ट चल रहा था, यहां से उन्होंने साइमल्टेनियसली क्या किया, उन्होंने एक और साइंस का एक और फील्ड वो ना उसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश की, व्हिच वाज कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसका माने हो गया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी साथ साथ डेवलप होता रहा, ताकि जो इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलेगी उसको हम स्टोर रख सकते हैं इन proper software, so that whenever we require the information we can collect the information from that database। यहां तक समझ आ गया? So this was about the historical things of human genome project, started in 1990, 13-year project and it got completed in 2006। 3 साल का डिले हो गया था। उसके बाद it was started by Department of Energy and National Institute of Health। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हम देखेंगे methods used in sequencing। ठीक है बेटा, अब इसको समझने के लिए आपको पता है बेटा, जो हमारा ह्यूमन डीएनए होता है ना, इसमें 2 रीजन्स होते हैं। वन इज दैट रीजन विच इज कॉल्ड कोडिंग रीजन। कोडिंग का माने हो गया बेटा जो पार्ट ऑफ डीएनए प्रोटीन्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग रीजन। एंड दूसरा होता है बेटा नॉन कोडिंग। आपके सर ने पढ़ाया होगा जब आपने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा व्हाट इज इंट्रॉन, व्हाट इज एक्सॉन। तो जो कोडिंग पार्ट्स होते हैं ना, वो बेटा प्रोटीन्स बनाते हैं। नॉन कोडिंग अभी तक दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड ऑल दैट। अब उन्होंने क्या किया, यहां पे 2 अप्रोच थे, 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे। आधे साइंस ने कहा कि हम सिर्फ कोडिंग वाले पार्ट की सीक्वेंस करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये वाला डीएनए है, इसमें से ये वाला पार्ट कोड करता है, हम इसी के सीक्वेंस को देखेंगे। उसके बाद ये वाला कोड करता है, तो इस वाले की हम कोड नहीं करेंगे। जो बीच में जो सीक्वेंस है ना, जो कोड नहीं करता, इसकी सीक्वेंस हम नहीं देखेंगे। वी विल ओनली सीक्वेंस द कोडिंग रीजन। एक साइंटिस्ट ग्रुप ने ये कहा एंड दूसरे ने कहा कि नहीं, हम सारा करेंगे इररिस्पेक्टिव वेदर वो कोड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम सारे डीएनए को, सारे जीनोम को कोड करेंगे।
तो ये जो पहला वाला मेथड था ना, जहां पे सिर्फ सीक्वेंस किए जाएंगे कौन से वाले, कोडिंग वाले रीजन्स, तो दैट मेथड वाज नोन एज expressed sequence tags, EST. Express sequence tag, it was the method of sequencing where only the coding region of DNA will be sequenced. So that is what is expressed sequence tags, EST. दूसरा मेथड था बेटा जहां पे पूरे जीनोम को, वेदर कोडिंग और नॉन कोडिंग, उसको हम सीक्वेंस करेंगे. So that method is known as sequence annotation. It is known as बेटा sequence annotation. यहां पे आपने कोडिंग को भी किया और नॉन कोडिंग को भी सीक्वेंस किया. So it's called as sequence annotation. तो बाद में फिर this method was used. Sequence annotation was used for human genome project. ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है बेटा. उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, सिंपल सा स्टेप किया उन्होंने पहले डीएनए को आइसोलेट किया. जो भी डीएनए था ना जिसकी उनको सीक्वेंस निकालनी थी उसको आइसोलेट किया. उसके बाद उसको ब्रेक डाउन किया. ब्रेक डाउन के लिए उन्होंने एंजाइम्स इस्तेमाल किए जिनको हम एंडोन्यूक्लियेसेस कहते हैं. उसकी वजह से डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए. अब जब फ्रैगमेंट्स बने ना, अब जब डीएनए के फ्रैगमेंट्स बने, अब उन्होंने क्या किया, अब ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है ना, अब उन्होंने क्या किया, उन फ्रैगमेंट्स को थोड़ा हम बढ़ाएंगे, इनको हम थोड़ा एम्पलीफाई करेंगे. सो इसका माने वो इनकी कॉपीज बनाएंगे. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग. सो उन्होंने क्या किया, फ्रैगमेंट्स को क्लोन किया. क्लोनिंग के लिए क्या करना था, इनको किसी होस्ट सेल में डालना था जहां पे उसके डीएनए के साथ ये फ्रैगमेंट्स भी क्लोन हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे. तो उस क्लोनिंग के लिए उनको होस्ट सेल चाहिए थी. उन्होंने दो किस्म की होस्ट सेल्स इस्तेमाल की, वन फ्रॉम यूकेरियोट दैट वाज यीस्ट एंड वन फ्रॉम प्रोकैरियोट दैट वाज बैक्टीरिया. सो टू काइंड्स ऑफ होस्ट सेल्स वर यूज्ड, वन was yeast and second was bacteria. अब इन फ्रैगमेंट्स को यहां से यहां तक लाना था, means they were to be transferred. ट्रांसफरिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, if you remember they were used vectors. So vectors were used, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोई मलेरिया को ट्रांसफर करना, उसके लिए बेटा क्या वेक्टर होता है, मॉस्किटो होता है. तो यहाँ पे फ्रैगमेंट्स को यहाँ से ट्रांसफर करना है जो होस्ट सेल. सो दे यूज्ड वेक्टर्स. तो दो किस्म के वेक्टर्स इस्तेमाल किए गए थे. ये इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये पूछा जाता है कि व्हाट वर द वेक्टर्स यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो दो टाइप के वेक्टर्स, बैक एंड यैक. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम and yeast artificial chromosome. So these were the two kinds of vectors, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome, which were used as vectors. ठीक है बेटा. उसके बाद जब आपके पास ये फ्रैगमेंट्स बने ना जिनको हमने एम्पलीफाई किया, उसके बाद क्या किया बेटा, उनके पास ऑटोमेटिक सीक्वेंसर्स थे. यानी जैसे हमारे पास ऑटोमेटिक कुछ मशीन होती है जो खुद ही काम करता है, इसी तरीके से उनके पास क्या थे बेटा, ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स. ये वो मशीन्स है जिनके अंदर सीक्वेंस हो. आपने किसी फ्रैगमेंट को अंदर डाला, वहां से आपका रिस्पॉन्ड आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल हीमोलाइजर होता है, आपने उसके अंदर ब्लड डाला, वो आपको रिपोर्ट देता है, कंप्लीट ब्लड काउंट देता है. ठीक है बेटा. सो ये मशीन्स जिनके अंदर आपने फ्रैगमेंट्स को डाला, वहां से इनने सीक्वेंस दिया. जैसे फॉर एग्जांपल AT यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. सो दे गिव द सीक्वेंस. सो दोस आर नोन एज सीक्वेंसर्स. ये जो ऑटोमेटिक सीक्वेंसर्स होते हैं ना, दे एक्चुअली वर्क ऑन द प्रिंसिपल गिवन बाय सेंगर्स. सो वो किस मेथड पे वर्क करते हैं, सेंजर्स मेथड. क्योंकि जो सेंजर था ना, उससे पहले उसने प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग की थी, तो उसने एक मेथड दिया था. इन ऑटोमेटिक सीक्वेंसर्स में वही प्रिंसिपल फीड करके है. सो दे हैव दैट, उनको ऑलरेडी वो प्रोग्राम करके है. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंजर्स मेथड. तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो सीक्वेंसर्स होते हैं उनमें किसका मेथड इस्तेमाल किया. सो दे यूज्ड द वी कैन से मेथड ऑफ सेंजर फॉर सीक्वेंसिंग. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है. सो दिस वाज अबाउट द मेथड्स यूज्ड. ठीक है बेटा. उसके बाद हम देखेंगे बेटा फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स. यानी जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया, इसके रिजल्ट्स क्या आए, व्हाट वर द रिजल्ट्स. सो इसमें इंपॉर्टेंट दो चार है, वही आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वाज कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स
इन ह्यूमन जीनोम। अब देखा गया था कि इन्होंने कहा था 3 बिलियन है ना, तो इन्होंने क्या देखा, इट्स एक्चुअली 3.164 बिलियन बेस पेयर्स। 3.16, उसने थोड़ा सा ज्यादा देखा कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम में है, इट्स अराउंड 3.164। आपके उधर दिया है 3001 ना, 3164 दिया है, सो ये 3.16 बिलियन। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा दिया, उन्होंने देखा कि जो एवरेज जीन साइज होता है ना, एवरेज जीन साइज होता है बेटा 3000 बेस पेयर्स। समझो यहां से यहां तक एक जीन है जिसका साइज है 3000 ना, सो इट यहां से यहां तक दिस विल कोड फॉर समथिंग, सो दिस विल बी अ जीन। सो दे सॉ दैट द एवरेज जीन साइज इज अराउंड 3000 बेस पेयर। लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें साइज में वेरिएशन होता है, कोई 3000 का होता है, कोई 5000 का होता है, कोई 2000 का होता है, सो देयर इज अ वेरिएशन इन द साइज। उन्होंने देखा जो सबसे लार्जेस्ट जीन है ना, that is called as dystrophin. So dystrophin is the largest gene. This is seen in case of X chromosome. ये प्रेजेंट होता है कौन से क्रोमोसोम में बेटा, X क्रोमोसोम। एंड इसका जो साइज होता है ना, that is 2.4 मिलियन बेसेस। उन्होंने क्या कहा बेटा, 3000 ही होते हैं, तो लेकिन उन्होंने देखा जो लार्जेस्ट जीन है दैट इज डिस्ट्रोफिन, इट्स अराउंड 2.4 मिलियन बेसेस। सो दिस इज द लार्जेस्ट जीन, इट्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है बेटा। उसके बाद उन्होंने क्या देखा बेटा, जो 50% ऑफ द जीन्स, जो 50% ऑफ द जीन्स जो डिस्कवर किए गए थे ना, देयर फंक्शन इज अननोन, यानी उनकी फंक्शन अभी भी मालूम नहीं है। सो 50% ऑफ द जीन्स डिस्कवर्ड, देयर फंक्शन इज अननोन। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दे डिस्कवर्ड दैट टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमंस आर अराउंड 30,000। कितने जीन्स है बेटा, 30,000 जीन्स देखे गए ना। सो दिस इज लेस, उससे पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 80,000 से ज्यादा है, बट इट फाउंड दैट द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमंस आर ओनली 30,000। तो 30,000 जीन्स होते हैं ह्यूमंस में। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट देखा बेटा कि 2% ऑफ जीन्स, सिर्फ 2% जीन्स है विच कोड फॉर प्रोटीन, जो बेटा कोड करते हैं किसके लिए, प्रोटीन। 2% ऑफ द जीन्स दैट कोड फॉर द प्रोटीन। ठीक है बेटा। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 वो क्रोमोसोम था जिसका लास्ट सीक्वेंस किया गया 2006 में। इस जीन की वो सीक्वेंसिंग की गई थी, जो बाद में नेचर जो मैगजीन था ना उसमें पब्लिश हुआ था। दिस वाज द लास्ट जीन टू बी सीक्वेंस। सो दिस इज आस्क्ड समटाइम इन एग्जाम। सो लास्ट जीन टू बी सीक्वेंस इज क्रोमोसोम नंबर 1। ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है बेटा। इसमें कितने जीन्स होते हैं, 2 6 2 9 6 8। इसको हम याद रखते हैं, बी इंटरेस्टेड फॉर आवर्स, BIFH। सो 2968, इसमें बेटा होते हैं कितना, 2968 जीन्स होते हैं। एंड जो क्रोमोसोम नंबर Y होता है उसमें बेटा 231, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जीन्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं बेटा क्रोमोसोम नंबर Y पे। इसको कैसे याद रखेंगे, BCA, Bachelors of Computer Application ना। So chromosome number Y is having the smallest number of genes, BCA 231, and chromosome number 1 is having the largest number of genes, 2968। यहां तक ठीक है बेटा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे which is to be remembered। उन्होंने देखा कि more than 1.4 million locations, यानी 1.4 मिलियन लोकेशन मीन 14 लाख जगह पे देयर आर सिंगल बेस पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड एज SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। उन्होंने देखा 1.4 मिलियन लोकेशन पे क्या है बेटा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका माने क्या हो गया, अगर फॉर एग्जांपल
ये सीक्वेंस है AATTCCGATT। ये समझो ह्यूमन ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। ठीक है बेटा। अब बी में भी क्या है, यही सीक्वेंस है, लेकिन एक में थोड़ा वेरिएशन है। यहां ए है TTCCGATT। अब ए के बदले यहां पे क्या है बेटा, यहां पे समझो सी है। तो अब यहां पे क्या है बेटा, इसी तरीके से यहां समझो ए है TTCCGATT, यहां पे समझो जी है। अब आपने देखा यहां पे देयर इज वेरिएशन, पॉली मींस मैनी, मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर, यहां पे द डिफरेंस इन दीज सीक्वेंसेस ओनली वन बेस, सो इट इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, वायर द डिफरेंस लाइज ओनली इन वन बेस। यहां पे आपने देखा एक ही बेस में बाकी सारी सेम है, सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इट्स आल्सो नोन एज सिनिप्स, इसको बेटा सिनिप्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये देखा गया ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन लोकेशंस पे। ठीक है बेटा, सो दिस वाज अबाउट द फीचर्स। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, लार्जेस्ट जीन कौन सा है, सबसे ज्यादा जीन्स किसमें है, सबसे कम जीन्स किसमें है। ठीक है बेटा, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब हम थोड़ा एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। So applications of Human Genome Project. So when we talk about the application of Human Genome Project, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है that is actually in molecular medicine. So the most important application is molecular medicine. यानी हमें ये पता चले कि what is we will be able to diagnose the disease. So diagnosis of disease and then the treatment. So the most important application will be in the diagnosis of the disease, because majority of the disease are caused due to variation in genes. For example, gene A की प्रॉब्लम है, तो जब हमें पता है कि उसकी सीक्वेंस क्या है, तो one is the diagnosis of the disease and the treatment of the disease. ठीक है बेटा, अगर आपको याद होगा जब हम डायबिटीज में जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है ना, क्योंकि हमें पता है ये हमें कैसे पता चला, सिंस वी नो नाउ कि ये वाला समझो ये जो जीन है दिस कोड्स फॉर इंसुलिन। अब जब हमें पता है तभी हम इस यहां से ये जीन निकाल सकते हैं, उसके बाद उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बाद में वी कैन से बैक्टीरिया से वो आइसोलेट कर सकते थे। दैट वाज ओनली पॉसिबल व्हेन वी नो द सीक्वेंस ऑफ द जीन। ठीक है बेटा, सो once the first use is in diagnosis, then second is using the recombination DNA technology to treat the disease. ठीक है बेटा, इसी तरीके से क्या हो गया कि जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया ना कंप्लीट, उसके बाद बाकी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को भी सीक्वेंस किया गया। जैसे बैक्टीरिया के जीनोम को भी सीक्वेंस किया गया, यीस्ट के भी किया, राइस को भी किया, ड्रोसोफिलिया के जीनोम की भी सीक्वेंसिंग हो गई। अब उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, हम इसकी वजह से बाकी और फील्ड्स खुल गई। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स, वो भी इसकी वजह से हो गया। इसी तरीके से देयर इज बायोफ्यूल्स वगैरह बन रहे हैं। बायोफ्यूल्स का माने हो गया व्हेन वी ऑब्टेन द फ्यूल फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो वो भी यहां से इवॉल्व हो गया। इसी तरीके से there are some applications in animal husbandry, there are some applications in other industrial, you can say industrial processes as well now. So these were the applications of Human Genome Project. ठीक है बेटा, आप लोग थोड़ा सा इसमें और टेक्स्ट में ऐसे देखना कहीं पे कंफ्यूजन वगैरह है तो you can text me or you can ring me if there's any problem. So I will just summarize. Today we talked about Human Genome Project. So it was actually started in 1990. So it was a 13-year project. It was a bit delayed by 3 years. So it was started by Department of Energy and National Institute of Health. तो इसका इम्पोर्टेंट ये था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट वी कैन से जो मेथड्स यूज किए गए थे, दैट वाज दो काइंड्स के अप्रोचेस थे। वन वाज टू सीक्वेंस द एंटायर जीनोम, दैट वाज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। सेकंड वाज टू सीक्वेंस ओनली द कोडिंग, दैट वाज कॉल्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। तो उन्होंने इस्तेमाल कौन सा किया बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, डीएनए को लिया, उसको फ्रैगमेंट किया बाय एंडोन्यूक्लियसेस, उसके बाद उन फ्रैगमेंट्स को क्लोन किया। क्लोनिंग के लिए हमने वेक्टर्स इस्तेमाल किए, बैग किया इस्तेमाल, यैग किया इस्तेमाल। उसके बाद उसको डाला कहां पे बेटा, या यीस्ट में डाला या बैक्टीरिया में डाला। उसके बाद उन्होंने उन फ्रैगमेंट्स को निकाला, उसके बाद ऑटोमेटिक सीक्वेंस में डाला, जो किस वाले मेथड पे काम कर रहा था, सैंजर के मेथड पे काम कर रहा था। उसके बाद साइलेंट फीचर्स क्या थे, टोटल नंबर ऑफ जीन्स 30,000 देखे गए थे, एवरेज साइज ऑफ जीन का 3000 था एंड डिस्ट्रोफिन का सबसे ज्यादा था, इट वाज 2.4 मिलियन। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 1 हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स 2968 एंड क्रोमोसोम नंबर Y हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जीन्स 231। ठीक है बेटा,
The largest gene is the dystrophin, जिसकी सीक्वेंस है बेटा 2.4 which is present in the X chromosome. उसके बाद हमने एप्लीकेशन पार्ट में देखा बेटा, जिसमें हमने कहा कि एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, डायग्नोसिस में है, ट्रीटमेंट में है, बायोफ्यूल्स में है. ठीक है बेटा. So this was all about Human Genome Project, and the next topic will be on next day after. It will be on DNA fingerprinting. ठीक है बेटा. Take care. Assalamu alaikum.